नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को 4 दिन होने जा रहे हैं। उनकी चिता अब बुझ चुकी है और उनकी अस्थियां भी प्रवाहित की जा चुकी हैं। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी राजनीति की चिता अब भी जल रही है, और इस चिता पर सियासती लाभ की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। और यह सब करने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर, गांधी परिवार पर। दरअसल मनमोहन सिंह के कथित अपमान को लेकर बार बार नए आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कहा गया कि सरकार ने मनमोहन सिंह की समाधि के लिए स्थान नहीं दिया, इस स्मारक कहां बनेगा, कभी यह सवाल उठाया गया। कभी कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में ठीक से व्यवस्था नहीं की गई, तो कभी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक पूर्व सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया है। वहीं सरकार और बीजेपी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया है, उनका दिल्ली में ही स्मारक बनवाया जाएगा। और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरा सच है क्या। आज हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने के लिए आखिर सरकार की तैयारी क्या है। साथ ही पूरा सच में हम आज खोलेंगे कांग्रेस की पुरानी फाइल्स, कांग्रेस फाइल्स, और इतिहास के पन्ने खगाल कर आपको बताएंगे कि आखिर नेहरू गांधी परिवार ने किस किस कांग्रेस के नेता का उसकी मृत्यु के बाद अपमान किया है। ये देखिए, इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 बड़े नेताओं की तस्वीरें, जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। आज ये पूरा सच आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने की कोशिश की थी, कैसे सरदार पटेल की मृत्यु के महज 24 घंटे के अंदर उनको दी गई सरकारी कार वापस मांग ली गई थी। आज ये पूरा सच सामने आएगा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनका अपमान किया। नेहरू ने क्यों कह दिया था कि संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के लिए जगह नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार में अड़ंगा डाला है। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री को अपने पति के शव पर आखिर क्यों देनी पड़ी थी आमरण अनशन की धमकी। ये पूरा सच आज आपको पता चलेगा। साथ ही पूरा सच पता चलेगा कि कैसे नरसिम्हा राव का शव पूरे 30 मिनट तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर सड़क पर इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुले। आज आपको बताएंगे आखिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चिता के साथ आधी रात को क्या हुआ था। साथ ही आपको बताएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कैसे कांग्रेस ने की थी अनदेखी। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से देश में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाया जा रहा है, और इन सबके बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सबसे पहले सियासत शुरू करने वाले राहुल गांधी के खुद विदेश जाने की बात सामने आ रही है। अब इस बात पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जहां पूरा देश शोक में डूबा है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम की उड़ान भर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान और समाधि केवल सियासत का मुद्दा है, और सिर्फ ओछी राजनीति के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी को जवाब देते हुए इसे ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दिया, और कहा कि अगर राहुल गांधी निजी दौरे पर जाते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। तो आप भी देखिए कि राजकीय शोक के बीच राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर कैसे मचा है सियासी घमासान। जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, तब जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। आज एक बात स्पष्ट है इन सारी चीजों से कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए केवल और केवल मनमोहन सिंह जी का सम्मान और मनमोहन सिंह जी के लिए जो समाधि है
वो केवल एक सियासी मुद्दा था, केवल एक सियासत का मुद्दा था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। तो कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कद के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार को और स्मारक को लेकर वैसा सम्मान नहीं दिया जैसा दिया जाना चाहिए था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं के बाद अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब दिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर कांग्रेस सरेआम झूठ फैला रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर एक स्पेशल मेमोरियल बनाने की मांग रखी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की मांग को मान लिया है। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने, उनके अध्यक्ष खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा दैट वी वुड लाइक समथिंग, दे वांटेड समथिंग मोर देन दैट। तो सरकार ने फ्राइडे रात को, सैटरडे सुबह 12:03 में होम मिनिस्ट्री ने एक कम्युनिकेशन रिलीज की, वो पब्लिक में भी थी। उसमें कहा दैट वी एग्री टू देयर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट उन्होंने किया, हमने दिया। पहली बात तो इतनी जल्दी जो ऑल्टरनेट जो भी है साइट, इतनी जल्दी वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। मुझे पक्का पता है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आपको सूट करती है, उसकी लोकेशन होगी। पहले तो उसको ट्रस्ट को अलॉट करना ही पड़ेगा, फिर वो ट्रस्ट जो है उसको 1 महीने 1 रुपी रेंटल पे ट्रस्ट लेगी, फिर ट्रस्ट वहां पे मेमोरियल बनाएगी, उसमें समय लगेगा। तो आज कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की चिता पर राजनीति के आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं का यह पूरा सच बताया जाए कि इतिहास में कैसे नेहरू गांधी परिवार ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का उनकी मृत्यु के बाद अपमान किया है। और इस पूरे सच की हम शुरुआत करते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल के साथ। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद यह पूरा सच सामने आता है कि सरदार पटेल की मृत्यु के साथ ही उनकी अनदेखी की शुरुआत हो गई थी और ये अनदेखी करने वाले थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य सरदार पटेल की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुंबई जाएं। और इस बात का पूरा सच सामने आता है तत्कालीन नेहरू सरकार के मंत्री के मुंशी की किताब पढ़ने के बाद। मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 290 पर लिखा है कि जब सरदार का बंबई में निधन हुआ उस समय नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बंबई ना जाएं। लेकिन मंत्री एन.वी. गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी वीपी मेनन ने नेहरू के निर्देशों पर ध्यान न देते हुए सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लिया। नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई ना जाएं। यह ऐसा अजीबोगरीब आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण शख्सियतों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी और पंत जी थे। मैं भी वहां था। तो देखा आपने, सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में देश के राष्ट्रपति, कैबिनेट के मंत्री, बड़े अधिकारी शामिल ना हो, इसके लिए नेहरू ने बाकायदा निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेहरू ने सरदार पटेल की मृत्यु के तत्काल बाद उनकी सरकारी कैटलिक कार को वापस विदेश मंत्रालय यानी सरकार को वापस देने का निर्देश भी दिए थे। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, यह राज खोला है 1947 के जाने माने आईएएस अधिकारी M.K. नायर ने अपनी मशहूर पुस्तक द स्टोरी ऑफ एन एरा टोल्ड विदाउट इल विल के पेज नंबर 157 पर। सरदार पटेल और वीपी मेनन के करीबी अधिकारी नायर ने लिखा है कि सरदार पटेल के साथ मतभेद के चलते नेहरू ने पटेल के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता का रवैया अपनाया। अगर पटेल से नेहरू व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रखते तो वो पटेल की मृत्यु के दिन 2 ऐसे काम नहीं करते जो उन्होंने किए।
उन्होंने गृह मंत्रालय को उस दिन 2 आदेश जारी किए जो दोनों वीपी मेनन को मिले। पहले आदेश में कहा गया था कि सरदार पटेल की जो सरकारी कैडिलिक कार है जो वो इस्तेमाल करते हैं उसे अगली ही सुबह लौटा दिया जाए। ये एमके के नायर आईएएस अधिकारी थे 1947 बैच के। सोचिए कितना दुखदाई रहा होगा सरदार पटेल के परिवार के लिए कि महज 24 घंटे के अंदर उनकी सरकारी कार मांग ली गई। वहीं उनके अंतिम संस्कार में उनके सहयोगियों को आने से भी रोका गया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता होना चाहिए कि सरदार पटेल का यह अपमान उनके अंतिम दिनों में ही शुरू हो गया था। जब सरदार पटेल 10 दिसंबर 1950 के आसपास बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे तब नेहरू ने उनका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसे दर्ज किया है सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने। उनके मुताबिक जब सरदार पटेल अपना इलाज कराने के लिए मुंबई में थे तब नेहरू ने उन्हें एक ऐसा पत्र लिखा था जिसे पढ़कर सरदार पटेल को निश्चित तौर पर असहनीय पीड़ा होती। इस पत्र में क्या लिखा था नेहरू ने, ये जानने के लिए आपको वी शंकर की पुस्तक माय रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 146 पर जाना होगा, उसे पढ़ना होगा, जिसमें आईसीएस अधिकारी वी शंकर लिखते हैं कि इस पत्र में नेहरू ने सरदार पटेल को बताया कि उन्हें अब अपने विभागीय मामलों को नहीं निपटाना होगा। अब ये उनका राज्य मंत्रालय गोपाल स्वामी आयंगर और गृह मंत्रालय खुद नेहरू संभालेंगे। मैंने और मणिबेन यानी सरदार पटेल की बेटी ने यह तय किया कि ये पत्र हम सरदार पटेल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि कमजोर दिल और गंभीर बीमारी से बीमार होने के कारण सरदार पटेल को यह सब जानकर बहुत दुख होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह मैंने सरदार पटेल को उनके अंतिम समय में उस दुख और पीड़ा से बचा लिया जो उन्हें पंडित नेहरू के इस रवैये की वजह से होती। इससे उनकी हालात बिगड़ने की भी आशंका थी। तो सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भी नेहरू गांधी परिवार ने लगातार उनकी अनदेखी की, यहां तक कि सरदार पटेल को उनकी मृत्यु के पूरे 41 साल बाद भारत रत्न दिया गया। तो सरदार पटेल के बाद अब बात करते हैं देश के एक और महान हस्ती की जिनका कांग्रेस ने न केवल जीते जी अपमान किया बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें उनकी मृत्यु के पूरे 34 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 1956 में हुआ था। उनके निधन के 8 साल बाद तक नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी सरकार ने अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति वो सम्मान नहीं दिखाया जिसके बाबा साहब हकदार थे। यहां तक कि नेहरू जब तक जीवित रहे उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का चित्र तक नहीं लगने दिया। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के खंड 2 के वॉल्यूम 42 के पेज नंबर 492 के मुताबिक 1958 में कुछ सांसदों ने तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा से संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने की मांग की। सत्यनारायण सिन्हा ने इस मांग के बारे में 30 अप्रैल 1958 को प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी दी कि उनसे एक तरह से उनकी राय मांगी, नेहरू से राय मांगी। तब नेहरू ने कहा कि सांसदों को बता दिया जाए कि सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके उलट करीब करीब इसी दौरान नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के चित्र लगाने का सुझाव दिया। यहां बड़ा सवाल उठता है कि क्या संविधान के निर्माता अंबेडकर का कद क्या बाकी नेताओं से कम था जो नेहरू ने इनकार कर दिया। आपको यह भी बताना चाहते हैं हम कि आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार के दौरान पहली बार सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई और मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर आज राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता कि देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक लाल बहादुर शास्त्री को उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी जा रही थी। और ऐसा आरोप है कि यह सब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के इशारे पर हो रहा था। राहुल गांधी को यह बताया जाना चाहिए कि उनकी दादी इंदिरा गांधी पर यह आरोप है कि जब 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि शास्त्री जी की समाधि गांधी और नेहरू के बगल में दिल्ली में बनाई जाए। आरोप यह है कि वो चाहती थी कि शास्त्री जी का अंतिम संस्कार दिल्ली से दूर इलाहाबाद में किया जाए। लेकिन ये चालें
शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री को बर्दाश्त नहीं हुई और लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया एडवाइजर जो उनके प्रेस सलाहकार थे वो इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे। उनका नाम है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस के पेज नंबर 211 पर लिखा है कि अगर इंदिरा गांधी का बस चलता तो वो लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार इलाहाबाद में करना पसंद करती। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कामराज को यही सुझाव दिया था, लेकिन कामराज ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। इंदिरा गांधी के इस नकारात्मक रवैये को देखकर ललिता शास्त्री ने यह ऐलान किया कि अगर उनके पति का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन करेंगी। इसके बाद इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और राजघाट के क्षेत्र में शास्त्री जी की समाधि बनाई गई। यह खुलासा किया है कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार जो लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया एडवाइजर होते थे। तो शायद कांग्रेस का यह पुराना रिवाज है कि वो उन पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेताओं का मृत्यु के बाद अपमान करती है जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं आते। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी इन्हीं में से एक थे। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का दिल्ली में निधन हुआ था। उनका परिवार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करवाना चाहता था, लेकिन उस समय की मनमोहन सरकार में जो केंद्रीय मंत्री थे शिवराज पाटिल ने नरसिम्हा राव के परिवार पर दबाव बनाया कि वो राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में जाकर करें। इस बात का खुलासा नरसिम्हा राव के पोते NB सुभाष ने किया था। सुभाष का तो ये तक कहना था कि नरसिम्हा राव की मृत्यु से पहले ही अस्पताल में आकर शिवराज पाटिल ने यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सोचिए, अभी राव साहब मरे भी नहीं थे और कांग्रेस के नेता ये षड्यंत्र रच रहे थे कि राव साहब को दिल्ली में नहीं बल्कि हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इतना ही नहीं, नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में अंदर नहीं आने दिया गया। 24 दिसंबर 2004 की सुबह 10 बजे फूलों से सजी सेना की गाड़ी पर राव साहब के पार्थिव शरीर को लेकर जब कांग्रेस दफ्तर लाया गया तो 24 अकबर रोड पर जब उनका शव पहुंचा तो पूरे 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे राव साहब के शव के लिए नहीं खुले। माना जाता है कि यह सब सोनिया गांधी के आदेश पर किया गया था। आखिरकार सेना की गाड़ी जो राव साहब के शव को लेकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो रही थी, बीच में कांग्रेस दफ्तर रुकी थी, वापस हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गई, जिसके बाद हैदराबाद में नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता आडवाणी भी मौजूद थे, लेकिन सोनिया गांधी ने दूर रहना ही बेहतर समझा। और इतना ही नहीं, नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार में आंध्र प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किस तरह की अपमानजनक लापरवाही की, इसका उल्लेख मिलता है विनय सीतापति की पुस्तक हाफ लायंस हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में। ध्यान रहे, विनय सीतापति प्रिंसटन के विद्वान हैं जिनके पास राव के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागज थे, जो दस्तावेज थे, उन तक उनकी खास पहुंच थी। और विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि जब राव के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद गणमान्य लोग चले गए तब भी शव जल रहा था। उस रात स्थानीय टेलीविजन चैनलों ने आधे जले हुए शव के दृश्य दिखाए। खोपड़ी अभी भी दिखाई दे रही थी जो लावारिस पड़ी थी। आवारा कुत्ते अंतिम संस्कार की चिता को खींच रहे थे। नरसिम्हा राव के आधे जले हुए शरीर की टेलीविजन तस्वीरों ने उनके परिवार और सरकारी अधिकारियों को हरकत में ला दिया, जो अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे और आधी रात के आसपास चिता को फिर से जलाया। राव की आधी जली हड्डियों, खोपड़ी और शरीर के अन्य हिस्सों की चौंकाने वाली तस्वीरें शनिवार रात 11 बजे के आसपास तेलुगु टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित की गई। नरसिम्हा राव के बेटे ने बताया कि रात 11 बजे उनकी बहन ने बताया कि टीवी पर बहुत खराब विजुअल्स आ रहे हैं। उन्होंने टीवी पर देखा कि राव के अधजले शव को कुत्ते नोच रहे हैं। नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उनका किस तरह से अपमान किया गया, आइए सुनते हैं इस बारे में उनके भाई मनोहर राव का क्या कहना है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में उनका गुरु PV नरसिम्हा राव को क्या रेस्पेक्ट दिए थे। 2 गज का जमीन दिल्ली में नहीं मिला। आज आपके मनमोहन के सिंह के निधन पे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और पूरा कैबिनेट, ऑलमोस्ट कैबिनेट आके वहाँ बैठ के
पूरा कार्यक्रम देख के गए हैं। उस दिन पीवी नरसिम्हा राव को कहाँ कौन आए थे? आपका सोनिया गांधी भी नहीं आए उस जमाने में। क्या था को सोनिया गांधी को आप लोग वहाँ उनका एक स्टैचू नहीं लगाए पीवी नरसिम्हा राव का, और इतना साल आप रह के एक भारत रत्न दिए क्या आपको नरसिम्हा राव जी को? तो आइए अब बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी की। मुखर्जी का निधन 2020 में हुआ था। उनका भी अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान में किया गया था, ना कि राजघाट क्षेत्र में। लेकिन तब ना तो राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी और ना प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम दिनों में पीएम मोदी की तारीफ करने की वजह से मुखर्जी और गांधी परिवार के बीच दूरी आ गई थी, और शायद यही वजह है कि तब किसी ने हो हल्ला नहीं मचाया। इस बीच प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल सीडब्ल्यूसी बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है, लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज में पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैं पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा। तो नेहरू गांधी परिवार की देखरेख में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अपमान का जब इतिहास खंगाला जाता है तो उसमें एक नाम सीताराम केसरी का भी आता है। सीताराम केसरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। आइए आपको बताते हैं कि पूरा सच कि किस तरह से 1998 में सीताराम केसरी अपमानजनक तरीके से कुर्सी से हटाकर सोनिया गांधी को उनकी जगह पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। और बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1998 में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सीताराम केसरी पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार चुने गए अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए केसरी से जबरन इस्तीफा लेने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए खुद सीताराम केसरी पर दबाव डालकर उनसे ही 5 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और अपनी जगह सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए कहा। इस्तीफा देने की बात सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और बैठक वाले हॉल से बाहर निकल गए। उसके बाद बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और उसके बाद पार्टी के इस फैसले की कॉपी लेकर सोनिया गांधी के घर भेज दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि सोनिया के पार्टी की कमान संभालने तक सीताराम केसरी को घंटों तक कांग्रेस दफ्तर के अंदर बाथरूम में बंद करके रखा गया। और सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद जब बुजुर्ग केसरी दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी। तो यह था सीताराम केसरी के साथ हुआ अपमानजनक व्यवहार। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर क्या था राजघाट परिसर में स्मारक बनाने से जुड़ा यूपीए सरकार का 2013 वाला फैसला। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर अब तक हुए सियासी बार पलटवार में कांग्रेस बुरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि अब यह बात सामने आ रही है कि दिवंगत प्रधानमंत्रियों समेत महान राष्ट्रीय नेताओं के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए नए नियमों पर खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही 2013 में मुहर लगाई थी। तो आखिर क्या थे वो बदलाव और क्या है देश के महान नेताओं के स्मारक बनाने की प्रक्रिया, इसका पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों या स्मारक को लेकर कोई खास नियम नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ दिशा निर्देश और परंपराएं हैं जो केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार ही तय करती है कि किसी दिवंगत नेता को समाधि स्थल मिलेगा या नहीं। ये भी सरकार ही तय करती है कि समाधि स्थल राजघाट परिसर में बनेगा या नहीं। समाधि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से होकर गुजरती है और राजघाट और उससे जुड़े सभी समाधि स्थलों का प्रबंधन राजघाट क्षेत्र समिति देखती है। ये समिति संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है और समाधि स्थल बनाने का फैसला लेते समय समिति कई बातों का ध्यान रखती है, जैसे कि जगह उपलब्ध है या नहीं, व्यक्ति का योगदान क्या है और वर्तमान नीतियां क्या हैं। यूपीए सरकार के दौरान 16 मई 2013 को कैबिनेट ने राजघाट परिसर में स्मारक बनाने की नीति में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक कोई भी समाधि राजघाट के पास नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर होगी। इसके पीछे का उद्देश्य जमीन का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण बताया गया था। राजघाट परिसर में ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाया गया है। हालांकि बीते 12 वर्षों में स्मृति स्थल पर सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।